हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सी क्लास में। आज हम लोग लेके आ चुके हैं वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3 और बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार तरीके से आज हम लोग करने वाले हैं वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3। पहले हमने 2 लेक्चर ले चुका है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में फुल डिटेल और जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके रिलेटेड हमने सब क्वेश्चन को, सब कॉन्सेप्ट को बताया है। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं सम संख्या के आगे, विषम संख्या के आगे में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और 2-3 एक्स्ट्रा बेसिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न संख्या कभी सुने हो भाई? फ्रैक्शन नंबर सुने हो? कभी नहीं सुने तो आज समझ जाओगे, सुन लोगे और अच्छी तरीके से जान जाओगे, मैथ के बादशाह बन जाओगे। ठीक है मेरे भाई, आज आप लोग करने वाले हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है मेरे भाई, इस सब को शुरू करेंगे। बट मेरे भाई, लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म के बारे में समझेंगे, जैसे कि गुणनखंड, जिसको हम एलसीएम पढ़ेंगे ना, वह भी यूज करेंगे और अभी हमें थोड़ा यूज करना पड़ेगा जिससे हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग गुणनखंड समझेंगे। पहले गुणनखंड आप लोग टॉपिक में लिख लीजिए, क्या होता है गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में आप इससे पहले सुने हैं मेरे भाई, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। इससे पहले आप कभी सुने हैं गुणनखंड के बारे में? इससे पहले मेरे भाई आप कभी गुणनखंड के बारे में सुने हैं? आप नहीं सुने तो बहुत अच्छी बात है, और सुने भी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड होता क्या है मेरे भाई? पहला इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। देखिए, गुणनखंड 2 शब्दों से मिला है, पहला गुणन और दूसरा मिला है खंड। गुणन प्लस खंड से मिला है। गुणन मतलब होता है गुना मेरे भाई, गुना। ठीक है, खंड मतलब टुकड़ा, खंड मतलब टुकड़ा मेरे भाई, टुकड़ा मतलब गुना के रूप में टुकड़ा लिखना, किसी को गुना के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। अब हम लोग मैथ में किसके बारे में पढ़ते हैं? संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो संख्या को गुना के रूप में तोड़कर लिखेंगे, टुकड़ा करेंगे, उसी को गुणनखंड कहते हैं। और इसका अच्छा से आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका हम लोग जो शाब्दिक अर्थ निकलता है मेरे भाई, गुना के रूप में तोड़ना, कोई भी संख्या को गुना के रूप में तोड़ना या टुकड़ा करना। ठीक है मेरे भाई, उसी को कहते हैं गुणनखंड। लेकिन इसका आसान सा परिभाषा, आपको 2 परिभाषा बताएंगे। एक परिभाषा ये हो गया मेरे भाई, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 20, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 20 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, आपसे ये पूछेंगे तो आप लोग क्या बोलिएगा? तो 20 को गुना के रूप में लिखिएगा पहले मेरे भाई, पहले हम इसको समझा देते हैं। ठीक है, 20 को गुना के रूप में लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा 1 गुना 20। दूसरा तरीका से आप ये भी लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 गुना 10, 2 गुना 10। आप इससे भी लिख सकते हैं ऐसे कि 4 गुना 5 मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग 20 को गुना के रूप में। कैसे? 1 गुना 20, 2 गुना 10, 4 गुना 5, ऐसे करके मेरे भाई आप 20 को ऐसे करके आप लोग गुना के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें जो जो संख्या यूज होगा ना, उसी को 20 का गुणनखंड कहेंगे। यहाँ पे 1 यूज हुआ, 2 यूज हुआ मेरे भाई, और 4 यूज हुआ, और 5 यूज हुआ मेरे भाई, और 10 यूज हुआ, और 20 यूज हुआ। यानी कि 20 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा मेरे भाई? 20 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। इसको हम लोग आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं। और मेरे भाई जिसको समझ में नहीं आई बहुत अच्छी बात है, आप दूसरा तरीका समझिए मेरे भाई। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, यानी सेकंड तरीका समझिए। ठीक है, देखिए 20 का हम लोग बात करते हैं, यानी कि 20 किस किस संख्या से भाग हो सकता है मेरे भाई। 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो किस किस संख्या से भाग हो जाएगा, उसी को कहेंगे 20 का गुणनखंड। ये 1 से भाग हो जाएगा, हाँ सर 1 से भाग हो जाएगा 20। 2 से भाग हो जाएगा मेरे भाई, हाँ हो जाएगा सर 20। 3 से भाग होगा, नहीं होगा सर। 4 से होगा, हाँ सर हो जाएगा। 5 से होगा भाग सर, हाँ हो जाएगा। 6 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा सर। 7 से भाग होगा, नहीं होगा सर। 8 से होगा, नहीं होगा सर। 9 से नहीं होगा सर। 10 से, हाँ सर 10 में हो जाएगा। और 10 के बाद 20 पे चल जाइए, 10 से और 20 से होगा मेरे भाई। यानी कि आप ऐसे भी बोलिए कि कोई भी संख्या किस किस संख्या से भाग हो रहा है, यानी 20 किस किस संख्या से भाग हो रहा है, उसी को 20 का गुणनखंड कहेंगे। अगर हम बात करें कोई भी संख्या x है, तो x जिस संख्या से मेरे भाई, जिस संख्या से मेरे भाई, जिस संख्या से भाग होगा s, जिस संख्या से भाग होगा उसे x का गुणनखंड कहेंगे। x का मतलब मेरे भाई कोई संख्या होगी मेरे भाई, x का गुणनखंड कहेंगे मेरे भाई। ये परिभाषा आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, यानी जिस संख्या से भाग होगा उसे x का गुणनखंड कहेंगे। जैसे कि 20 का बात कर ले तो 20 जिस संख्या से भाग होगा ना मेरे भाई, उसी को 20 का गुणनखंड कहेंगे। जैसे 1 हो गया जो 20 से भाग होगा, 20 हो गया 20 से भाग होगा, 2 हो गया 20 से भाग होगा, 4 हो गया 20 से भाग होगा, 5 हो गया 20 से भाग होगा, 10 हो गया 20 से भाग होगा, 20 हो गया 20 से भाग होगा। यानी कि ये सब ऐसी संख्या है जो कि 20 से भाग होगा, इसको क्या कहेंगे? 20 का गुणनखंड कहेंगे। 20 का गुणनखंड हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया? 20 का गुणनखंड हो गया मेरे भाई। ठीक है, सेकेंड मेथड ये हो गया मेरे भाई। पहला तरीका ये हो गया कि गुना के रूप में तोड़कर, जो गुणनखंड के गुना के रूप में तोड़ेंगे और
जो जो संख्या आएगा मेरे भाई उसी को कहेंगे 20 का गुणनखंड। दूसरा तरीका हो गया मेरे भाई, जो जो संख्या 20 से भाग होगा उसी को कहेंगे 20 का गुणनखंड मेरे भाई। अब तीसरा संख्या, बहुत ही बेसिक बात, आप देखिए मेरे भाई तीसरा मेथड, थर्ड मेथड क्या है मेरे भाई, थर्ड मेथड क्या है, देखिए 20 किस किस संख्या के पहाड़ा में आता है, 20 किस किस संख्या के पहाड़ा में आता है। अगर मेरे भाई हम यहाँ पे 20 एग्जांपल ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं मेरे भाई, सब जगह एक एग्जांपल लिए, यानी कि आपसे 20 का नहीं पूछेगा, 30 का पूछ लेगा, 35 का पूछ लेगा, 2 का पूछ लेगा, 4 का पूछ लेगा, सबसे पूछ सकता है मेरे भाई। यही सेम मेथड रहेगा, लेकिन हम समझा रहे हैं 20 से, तो कोई भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सर आप 20 से क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो 20 जिस जिस संख्या के पहाड़ा में आएगा उसी को कहेंगे 20 का गुणनखंड। जैसे कि 20 1 के पहाड़ा में आता है, हाँ सर आता है, 2 के पहाड़ा में 20 आता है, हाँ सर आता है, 3 के पहाड़ा में 20 कभी सुने सर 20 नहीं आता, 21 आता, हम दे दे नहीं सर, पक्का आएगा तभी देंगे, ठीक है। तो 20 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, 4 आता है, हाँ सर आता है, 5 आता है, हाँ सर आता है, 6 आता है ना सर नहीं आता है, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 नहीं आता, 11 आता है, 10 आता है, 10 आता है, 11 नहीं आता, 11 से आप लोग 19 तक चल जाइए नहीं आएगा, और 20 हाँ सर आता है, ठीक है। तो यानी कि 20 के पहाड़ा में जो आएगा, यानी किस किस संख्या में पहाड़ा में आता है, ठीक है, कोई भी संख्या जो उसके पहाड़ा में आएगा उसी को कहेंगे 20 का गुणनखंड। यानी कि x किस किस के पहाड़ा में आता है, तो पहाड़ा जिस जिस संख्या में आएगा तो उसी को कहेंगे x का गुणनखंड। जैसे कि 20 हो गया, तो 20 किस किस संख्या के पहाड़ा में आता है, 1 के, 2 के, 4 के, 5 के, 10 के और 20 के पहाड़ा में 20 आता है। तो ये 1 2 3 1 2 4 5 10 20 क्या हो जाएगा, 20 का गुणनखंड हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने 3 परिभाषा बताया, पहला गुणनखंड का, यानी गुणनखंड का हम लोग शाब्दिक अर्थ निकाल के इसको समझे, और दूसरा मेरे भाई हम लोग इसको जिस जिस संख्या में भाग होगा, यानी x जिस जिस संख्या से भाग होगा उसको कहेंगे x का गुणनखंड मेरे भाई, और x जिस जिस के पहाड़ा में आएगा उसको कहेंगे x का गुणनखंड, ठीक है मेरे भाई। यानी समझ गए आप लोग मेरे भाई, ये आप लोगों का रहा गुणनखंड। इसको हम लोग दोबारा बात करेंगे, लेकिन वहां पे ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, जब एलसीएम ऐसे समझेंगे मेरे भाई तो वहां पे भी हम गुणनखंड का थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग उतना अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं। अब हम लोग समझते हैं, संख्या का ज्ञान ही दे रहे थे, तो अब हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में। चलिए आप उसको समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या, यानी इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं मेरे भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका भी हम 2-3 परिभाषा बोलेंगे, ठीक है, 2 परिभाषा कम से कम बोलेंगे। पहला परिभाषा पहले समझते हैं भाज्य संख्या होता क्या है भाई। भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है मेरे भाई। तो भाज्य संख्या कहते हैं मेरे भाई वैसी संख्या मेरे भाई, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो मेरे भाई, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे मेरे भाई। मतलब क्या होगा, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे मेरे भाई, भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई 4 का देखिए मेरे भाई गुणनखंड कौन कौन होगा। अभी गुणनखंड निकालना सिखाए थे ना मेरे भाई, पहला मेथड सिखाए थे इसको गुणा के रूप में लिखना। तो 4 को हम लोग 1 गुना 4 लिख सकते हैं, दूसरा तरीका लिखते थे 2 गुना 2। तो 4 का गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 बार आएगा तो मेरे भाई एक ही बार लिखना है। कोई भी संख्या 2 बार गुना हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। और फिर क्या हो गया मेरे भाई 4, मेरे भाई यहाँ पे गुणनखंड देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, यानी यहाँ पे गुणनखंड कितना है मेरे भाई, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है मेरे भाई। गुणनखंड क्या है मेरे भाई, 2 से अधिक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, गुणनखंड 2 से अधिक है, इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, भाज्य संख्या कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अगर 2 रहता मेरे भाई क्या कहते हैं उसको बाद में समझाएंगे। यहाँ पे आप तारीख याद रखिए, 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे बात करते हैं मेरे भाई 6 की बात करते हैं मेरे भाई, 6 को गुना के रूप में लिखिए, 1 गुना 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और तरीका से भी गुणन के रूप में लिख सकते हैं, नहीं सर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे गुणन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 और 6 है। यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 4 है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है मेरे भाई। तो यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड है मेरे भाई, तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, ये कैसा संख्या हो जाएगा मेरे भाई, भाज्य संख्या हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई 5 लेते हैं मेरे भाई, 5 गुणनखंड है, 5 भाज्य संख्या है या नहीं है, पहले इसको चेक करेंगे मेरे भाई। 5 को लिखे गुना के रूप में, 1 गुना 5 लिख सकते हैं मेरे भाई। और तरीका है मेरे भाई, और तरीका भी है कोई, और दूसरा तरीका भी है सर, नहीं है। इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना मेरे भाई, आप लोग कभी बच्चा में पढ़े होंगे, a गुना b बराबर होता है b गुना a के, ठीक है। तो ये दोनों तरीका एक ही हुआ, इसको दोनों तरीका को ऐसे इधर उधर करके लिख सकते हैं, तो मतलब दोनों एक ही बात हुआ, लेकिन इसका मतलब यही हुआ। ये कोई बच्चा सोचेगा नहीं कि सर ऐसे करके लिख दिए तो 1 2 बार आ गया। तो यहाँ पे हमने 2 बार बता दिया कि कोई भी संख्या 2 बार आए तो उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो एक ही बार लिखना है, तो यहाँ पे भी 2 बार आता है, जैसे 5 गुना 1 लिखते, तो 5 गुना 1 लिखते मेरे भाई, तो 5 2 बार आ रहा था तो सर 2 बार लिख दे, 1 2 बार आया 1 2 बार लिख देते, 5 2 बार आया तो 5 2 बार लिख देते। ये गलत है मेरे भाई, ये सही है, 1 और 5 होगा, ये सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे गुणनखंड कितना है मेरे भाई, यहाँ पे गुणनखंड है 1 और 5, और गुणनखंडों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 2 है। और यहाँ पे क्या पूछा मेरे भाई, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड है, नहीं है सर, तो ये भाज्य संख्या होगा, तो नहीं होगा। ये भाज्य संख्या 5 नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ये 5 भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम बात करें 9 की,
तो 9 की बात करते हैं मेरे भाई, 9 की बात करते हैं मेरे भाई, 9 क्या है गुणनखंड भाज्य संख्या है। तो पहले इसको लिखेंगे 1 गुना 9, या दूसरा तरीका से लिखेगा 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है मेरे भाई, और भी तरीका से लिख सकते हैं तो नहीं लिख सकते। यहाँ पे गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब दूसरा तरीका से गुणनखंड निकालते हैं सर, दूसरा तरीका बहुत ही तरीका से निकाल दिए। दूसरा तरीका क्या होगा, 9 किसकी संख्या से भाग होता है मेरे भाई, 1 से होता है, 2 से होता है, नहीं होता सर, 3 से होता है, हाँ सर होता है, 4 से होता है गुणनखंड, ये 4 से होगा भाग 9 नहीं होगा सर, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से होगा। तो यहाँ पे वही बात आया, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है मेरे भाई। ठीक है, ये बात भी यही हो गया, ये बात भी वही हो गया, दोनों किसी तरीके से गुणनखंड निकाले मेरे भाई, बात बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 9 का गुणनखंड कौन हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, हाँ सर होगी। ठीक है, अब हम लोग ये तरीका समझ गए। अब हम लोग तो बताइए इसका एग्जाम्पल इतना सारा बता दिए। ठीक है, इतना एग्जाम्पल आप लोग बता दिए गुणनखंड के बारे में। ठीक है, एक हम लाइन में लिख देते हैं कौन कौन गुणनखंड है, कौन कौन नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, गुणनखंड 4 से शुरू होता है मेरे भाई, भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 नहीं होगा मेरे भाई, 7 होगा, नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 को आप लोग चेक करके कमेंट में पिन कीजिएगा कौन कौन गुणनखंड है मेरे भाई। ठीक है, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नहीं होगा, 12 हो गया, 13 नहीं होगा, 14 हो गया, 15 होगा मेरे भाई, डॉट 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 etc, यानी कि ये चलते रहेगा। ठीक है मेरे भाई, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी मेरे भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे भाई क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी मेरे भाई, 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी मेरे भाई, 4 होगी। भाज्य संख्या क्या होगी मेरे भाई, 4 होगी। और सबसे बड़ी मेरे भाई, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी मेरे भाई, इसको हम बता नहीं सकते, यानी अनंत होगा मेरे भाई। ठीक है, इसको हम लोग नॉट डिफाइन बताएंगे, नहीं बता सकते। अगर 5 लाख हो गया उससे भी बड़ा होगा, 5 करोड़ हो गया उससे भी बड़ा हो जाएगा, कोई भी संख्या जो कि सबसे बड़ा भाज्य संख्या के बारे में पूछेगा तो नहीं बता सकते। आप लोग बताइए सबसे छोटी मेरे भाई, सबसे छोटी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मेरे भाई, विषम भाज्य संख्या मेरे भाई, विषम भाज्य संख्या यानी कि वैसा संख्या जो कि विषम भी हो और भाज्य संख्या हो। पहले तो ये बताइए विषम भाज्य संख्या कौन है मेरे भाई, विषम भाज्य संख्या यानी कि मेरे भाई 9 हो जाएगा, 12 13 15 हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे करके डॉट डॉट चलते रहेगा। 15 हो गया, 19 17 18 19 20 21 21 हो गया मेरे भाई, ये सब क्या है, विषम संख्या और ये भाज्य संख्या भी है। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई सबसे छोटी क्या होगा मेरे भाई, 9 होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा मेरे भाई, 9 होगा। इससे छोटा भी भाज्य संख्या होगा सर, नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा अध्याय, मतलब इसका दूसरा विपरीत संख्या। दूसरा संख्या मेरे भाई क्या है, अभाज्य संख्या। अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। अब मेरे भाई हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का दूसरा नाम मेरे भाई रूढ़ संख्या होता है, और भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई, योग रूढ़ होता है मेरे भाई। वो बताना भूल गए थे, आप लिख लीजिएगा। अभाज्य संख्या को हम लोग, भाज्य संख्या को योग रूढ़ भी कह सकते हैं। अगर कहीं भी योग रूढ़ संख्या आ जाए तो मेरे भाई आप लोग को कोई घबराने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाज्य संख्या समझिएगा, और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। आप सर ये क्या होता है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं मेरे भाई, तो ये जल्दी से बताइए सर। ये भाज्य संख्या का उल्टा है मेरे भाई, क्या है, ये भाज्य संख्या का एकदम उल्टा है। उल्टा है सर, कैसे उल्टा है सर, उसमें 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए था, उसमें 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, इसमें सिर्फ 2 होना चाहिए। वैसा संख्या जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो मेरे भाई, सिर्फ 2 गुणनखंड हो मेरे भाई। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका एग्जांपल बताइए मेरे भाई। एग्जांपल हो जाएगा मेरे भाई, जैसे कि 2 एग्जांपल हो जाएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। 2 का कौन कौन गुणनखंड होगा मेरे भाई, तो 2 को हम लोग 2 किसकी संख्या से भाग होता है मेरे भाई, पहले ये पहचानिए। तो 2 1 से भाग होगा और 2 से भाग होगा, और इसके अलावा किसी से भी भाग होगा तो सर नहीं होगा, सर नहीं होगा। यानी कि 2 का गुणनखंड कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो 1 और 2 क्या हो गया, गुणनखंड हो गया 2 का। और कितनी संख्या होगी गुणनखंड की 2 की, तो 2 ही हो गई मेरे भाई। तो यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों होगा सर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, और 2 में भी सिर्फ 2 गुणनखंड, इसीलिए 2 अभाज्य संख्या हो गया। 3 की बात करें मेरे भाई, तो 3 में क्या गुणनखंड है, पहले ये चेक करना मेरे भाई, तब बताएंगे अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 3 में सर 1 से भाग होता है और 3 से भाग होता है, इसके अलावा सर नहीं होता। यानी कि यहाँ पे भी गुणनखंडों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 2 है। कितनी है मेरे भाई, 2 है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी मेरे भाई, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर हम बात करें 4 की, सर अभी 4 को तो हम लोग भाज्य संख्या में देखें तो ये अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि भाज्य का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। कितनी गुणनखंड होती है, 3 गुणनखंड होती है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, तो 4 नहीं होगा, 5। यस सर, हाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की कौन कौन गुणनखंड है, 1 हो गया और 5 हो गया, इसके अलावा नहीं होगा। अगर आप लोग अभाज्य संख्या का गुणनखंड की बात करें, अभाज्य संख्या के गुणनखंड की बात करें, तो उसमें 1 होगा और खुद संख्या होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 का गुणनखंड कौन है, 1 है और 2 खुद है। 3 का गुणनखंड देखिए अभाज्य संख्या है ना मेरे भाई, तो 1 है और खुद है। 5 के अभाज्य संख्या की देखिए तो 1 है, खुद है। अगर हम 7 की बात करें तो 7 में गुणनखंड कौन हो गया,
ऐसे बता देंगे सर आभास संख्या 7, हाँ सर आभास संख्या, तो 1 होगा और 7 होगा, 1 होगा और खुद होगा, यानी 7 खुद होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 8 की, तो 8 भाज्य संख्या की आभास संख्या मेरे भाई। अभी हमने आभास संख्या के भाज्य संख्या के एग्जांपल में 8 लिखा था सर, एक बार चेक कर लेते हैं। एक 8 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं भाई 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। सर 4 के बाद 8 ही क्यों आता है? 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। अगर हम जितना भी गुणनखंड लिखे थे मेरे भाई पहले, जैसे कि हम लोग 20 का गुणनखंड लिखे, जैसे कि हम 9 का गुणनखंड लिखे, तो सब उसके आधार पे आप गुणना भाग जाते हैं मेरे भाई। तो ये सब ट्रिक बताएंगे आपको जल्दी ही। ठीक है, आभास संख्या का ये गुणनखंड का बहुत बड़ा ट्रिक सब आता है, जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा छोटा छोटा होता है, उसको हम एलसीएम पढ़ेंगे ना तो वो आप अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर रहिए और हर एक क्लास कीजिए। हर एक क्लास में पिछले क्लास के रिलेटेड भी बात बताते हैं, आगे आने वाले और डिटेल में बताते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 8 का गुणनखंड कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर ये डायरेक्ट निकालेंगे कि चेक करेंगे? एक सर 1 के पारा 8 के पारा में 8 1 से भाग होता है, हाँ सर होता है। 2 8 से भाग होता है, हाँ होता है। 4 8 से भाग होता है, हाँ होता है। 8 8 से भाग होता है, हाँ होता है। तो 8 का गुणनखंड कौन हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। यानी कि यहाँ पे 4 गुणनखंड हो गया, सिर्फ 2 गुणनखंड चाहिए था, तो 8 होगा मेरे भाई? नहीं होगा, तो 8 को इरेज कर दो मेरे भाई, 8 को इरेज कर दो मेरे भाई। क्या करो? इरेज कर दो। ठीक है, अगर 9 की बात करें मेरे भाई, 9 की बात करें मेरे भाई, 9 होगा मेरे भाई? 9 होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें भी गुणनखंड की बात करें तो 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। ठीक है मेरे भाई, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। तो ये सब क्या हो गया? 9 का गुणनखंड हो गया। यहाँ पे 3 गुणनखंड है और आभास संख्या बोलता है सिर्फ हमको 2 गुणनखंड चाहिए, सिर्फ 2, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा? गुणनखंड होगा। ये आभास संख्या होगा? नहीं होगा सर, तो इसको भी इरेज कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो जाएगा मेरे भाई, डॉट 17 हो गया मेरे भाई। ठीक है, और 23 हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे करके हो जाएगा, आपको चलते रहेगा। अब यहाँ पे बताइए सबसे छोटी आभास संख्या मेरे भाई, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे छोटी क्या हो जाएगा? सबसे छोटी क्या हो जाएगा मेरे भाई? सबसे छोटी आभास संख्या क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हम लोग सबसे छोटी आभास संख्या की बात करें तो 2 हो जाएगा। और 2 ऐसा आभास संख्या है मेरे भाई, 2 एक ऐसा आभास संख्या है जो कि सम है, जो कि सम है। 2 एक ऐसा आभास संख्या है जो कि सम है। इसके अलावा जितना भी आभास संख्या है वो विषम होगा मेरे भाई, सम नहीं होगा। विषम आभास संख्या भी हो सकता है, भास संख्या हो सकता है, लेकिन अब सम ऐसी संख्या है, सम ऐसा है कि सिर्फ ऐसा 2 है कि जो सम संख्या भी है, जो आभास संख्या भी है। ठीक है, जो ऐसा संख्या है जो कि सम संख्या भी है और आभास संख्या भी है। ऐसा नहीं तो सब सम संख्या क्या होगा? भास संख्या होता है मेरे भाई। ठीक है, तो 2 के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्या होता है? सिर्फ ऐसी संख्या है मेरे भाई जो कि सम है, सम अभाज्य है, सिर्फ सम अभाज्य है मेरे भाई, सिर्फ सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है मेरे भाई? सिर्फ सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी सम अभाज्य संख्या, सम संख्या की बात करें तो वो भाज्य संख्या की कैटेगरी में आता है मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है, इतना जानेंगे। और सबसे छोटी मेरे भाई, अभी हमने सबसे छोटी आभाज्य संख्या की बात करी, अब हम फिर से पूछते हैं सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होगी मेरे भाई? सबसे बड़ी क्या होगी मेरे भाई? सबसे बड़ी क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सर सबसे बड़ी होगी, हम बता ही नहीं सकते, यानी कि हम इसको नहीं बता सकते, यानी कि अनंत हो जाएगा मेरे भाई, नॉट डिफाइन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई, सबसे छोटी मेरे भाई, एक और क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे छोटी, दूसरा कॉन्सेप्ट में मेरे भाई, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या क्या होगा मेरे भाई? सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या क्या होगा मेरे भाई? सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या क्या होगा? जल्दी से बताइए। सबसे छोटी संख्या जो कि विषम होगा, आभाज्य संख्या भी होगा। तो यहाँ पे देखिए सर 3 है, जो कि 2 के अलावा 2 के बाद 3 आया। 3 क्या है मेरे भाई? विषम संख्या है और आभाज्य संख्या भी है। तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या मेरे भाई 3 हो गया। आप लोग बताइए ये 3 में से आपने कितना सही किया मेरे भाई? 3 में से आपने कितना सही किया? ठीक है मेरे भाई, आभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट हम बाद में भी यूज करेंगे। जैसे कि 2 आभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा। अभी हमने एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा है मेरे भाई, तो इसीलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि हम बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बाद में बात अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, सर ये वाला नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक नहीं, कॉन्सेप्ट बताया, ये टर्म नहीं बताया, तो आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं सर आभाज्य संख्या के बारे में। सर आभाज्य संख्या पढ़ते हैं मेरे भाई, आप मेरे भाई एक थोड़ा सा टर्म बताना था, उसी वजह से हम आभाज्य संख्या पे जाते हैं। ठीक है, तो एक टर्म क्या है मेरे भाई? एक टर्म है कि एक क्या है मेरे भाई? एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। जिसको भाज्य संख्या लिखता है मेरे भाई वो लाल बिल कमेंट करिएगा। ठीक है, जिसको समझ में आया तो वो लाल बिल या लिख दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, जो बताना चाहते हैं कि एक आभाज्य संख्या है मेरे भाई, एक क्या मेरे भाई? आभाज्य संख्या है, तो वो नो कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई। नो नहीं कमेंट कीजिए मेरे भाई, ये 1 कमेंट कर दीजिए और ये 2 कमेंट करिए मेरे भाई। जो एक को भाज्य संख्या कहते हैं मेरे भाई, एक को भाज्य संख्या कहते हैं, वो क्या कर दीजिए मेरे भाई? 1 कमेंट कर दीजिए। और जो एक को अभाज्य संख्या कहते हैं मेरे भाई, वो 2 कमेंट कर दीजिए। और जो एक को ना भाज्य संख्या कहते हैं मेरे भाई, एक को ना तो भाज्य संख्या कहते हैं ना अभाज्य संख्या कहते हैं, वो 3 कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये तीनों में से कौन सही होगा? 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा?
मेरे भाई ये तीनों में से कौन सही होगा? एक सही होगा, दो सही होगा, तीन सही होगा। कौन कौन बच्चा एक बोल रहा है कि सर एक भाज्य संख्या है, कौन दूसरा नंबर पे जा रहा होगा, कोई बोल रहा है मेरे भाई सर अभाज्य संख्या है। सर तीसरा नंबर पे जो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, जो बोल रहा है कि ना भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, वो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे भाई जीत मुझसे हुई जो 3 पे गया, जीत किसका हुआ मेरे भाई? जो 3 नंबर पे गया, तीसरा नंबर कॉमेंट पे। आप समझिए इस पे सर, एक सर ना भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या है, तो सर एक का गुणनखंड क्या होता है मेरे भाई? पहले एक का गुणनखंड बताइए। एक का गुणनखंड सर 1 गुना 1 लिख सकते हैं, और सर दोनों रिपीट हो रहा है तो सर एक ही बार लिखेंगे, तो यानी कि एक का गुणनखंड कितना हो गया सर? एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? एक ही हो जाएगा। एक का गुणनखंड क्या हो गया मेरे भाई? एक ही हो गया। एक दूसरा संख्या से कभी भाग होगा? एक कोई और संख्या से भाग होगा? 2 से भाग होगा? एक नहीं होगा सर, ठीक है। तो एक क्या होगा सर? एक हो गया, एक का गुणनखंड होगा। सर भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए था, अभाज्य संख्या होने के लिए सिर्फ 2 गुणनखंड चाहिए था। इसमें सर ना 2 है और ना 2 से अधिक है, ये ना 2 है ना 2 से अधिक है, सर सिर्फ यहाँ पे 1 है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? ना तो ये भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। ये जल्दी से नोट करके लिखिए मेरे भाई, ना ही अभाज्य है। कोई भी बच्चा बाद में नहीं बोलेगा कि सर एक क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो मेरे भाई ये लिख लीजिए, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य है, ठीक है, ना ही अभाज्य है, ठीक है मेरे भाई, ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो ये जल्दी से लिख लीजिए मेरे भाई, जल्दी से लिखिए कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगर एक के बारे में कोई भी पूछेगा क्यों नहीं है भाज्य, क्यों नहीं है भाज्य, तो बोलिएगा एक का सिर्फ एक गुणनखंड होता है, और भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, और अभाज्य होने के लिए सिर्फ 2 गुणनखंड चाहिए। यहाँ पे ना 2 से अधिक है ना 2 है, तो यहाँ दोनों में कैटेगरी से हट गया और बोलता है कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से अभाज्य संख्या के बारे में। क्या समझेंगे मेरे भाई? सहअभाज्य संख्या। पहली बात, सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो पहले बात मैं बता देता हूं कि सहअभाज्य संख्या कहते किसको है। इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, को प्राइम नंबर कहते किसको है। तो देखिए हम कोई भी 2 संख्या लेते हैं, यहाँ पे आप जो भी बात करेंगे 2 संख्या की बात करेंगे, 2 भी 3 संख्या लेंगे, ठीक है। तो 2 संख्या ले लेते हैं मेरे भाई, 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। 3 और 5 ले लिए मेरे भाई, और 3 और 5 का एलसीएम निकालने एचसीएफ निकालने आता है मेरे भाई? आपको आता होगा बेसिक टर्म में, नहीं आता तो कुछ क्लास के बाद हम अच्छे तरीके से 1-2 क्लास वेट कर लीजिए मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपसे हम कभी भी अगले साल या कभी भी पढ़ाएंगे ना, या 1 शॉट क्लास लेंगे ना मेरे भाई, पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे, फिर उसके बाद संख्या का ज्ञान पाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना भी संख्या के बारे में बता रहे हैं, जहां पे एलसीएम की बात हो रहा है, एचसीएफ की बात हो रहा है, अगर इस चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ की बात करता मेरे भाई, तो हम इसको पढ़ाते बाद में, ठीक है। लेकिन बात करता तो नहीं करता तो मेरे भाई ये बोल देते कि जब एलसीएम एचसीएफ की कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नहीं रहता तो हम पहले ही आपको एलसीएम और एचसीएफ बताते, लेकिन है इसके बारे में डिटेल से है तो उसको समझाएंगे अच्छे तरीके से डिटेल से। बट थोड़ा बच्चा जो जानता होगा 9th क्लास 8th क्लास पढ़े होंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा एलसीएम एचसीएफ जानने में, ठीक है। तो बच्चा में थे ना, जब से 1 से 6 तक क्लास तक मेरे ख्याल से, हम तो सीबीएसई में पढ़े हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, तो उसमें पढ़ाया गया है, लेकिन वहां पे आपको जो बुक होता है उसके अनुसार। बट हम कभी बच्चे को देखते थे जो कि मेरे साथ दोस्त था, तो उसको जब भी पढ़ाया जाता था 1 से 6 तक क्लास तक, तो वहां पे एलसीएम एचसीएफ, भीम का जोड़, भीम का गठा, यही सब जोड़ घटा सिखाया जाता था, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस उसके बारे में, यानी कि लाभ हानि, कंपाउंड इंटरेस्ट, सामान्य ब्याज, ये सब के बारे में नहीं बताया जाता था। यहाँ पे खाली वही पढ़ाया जाता था जो बच्चा 6 तक पढ़ा है ना मेरे भाई, जो बेसिक अपने घर में पढ़ा है तो सबको पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करते, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं किसको? जैसे कि 2 भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, हम यहाँ पे 3 और 5 लिए, तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं मेरे भाई, और इस दोनों का एलसीएफ निकालिएगा मेरे भाई। क्या निकालिएगा मेरे भाई? एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ निकालिए मेरे भाई। 2 और 3 और 5 का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 1 आएगा। बाद में बताएंगे 1 कैसा है, अभी याद रखिए कि 3 और 5 का एचसीएफ कितना है मेरे भाई? 1 आया, 1 आया, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? सहअभाज्य संख्या होगा मेरे भाई। कोई भी 2 संख्या ले लीजिए जिसका एचसीएफ 1 आएगा, उसको क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 7 और 9 की, तो 7 और 9 लीजिए मेरे भाई, ठीक है। 7 और 9 की एचसीएफ निकालिए मेरे भाई, एचसीएफ निकालिए तो कितना आएगा मेरे भाई? 1 आएगा। तो इसको क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। वैसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ 1 आएगा, उसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं मेरे भाई? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे दोनों संख्या ना होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी ऐसा बात जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लिख के नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों संख्या जरूरी नहीं है कि वो दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ अभाज्य संख्या दिया तो इससे ये नहीं मानिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे अभाज्य संख्या दोनों होना चाहिए, नहीं भी होगा, हो भी सकता है मेरे भाई, ठीक है। मैं भी कभी हो सकता है, कभी नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें 4 और 5 की मेरे भाई, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे भाई, 4 और 5 की बात करें तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई? 1 ही होगा। और 4 के मेरे भाई प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और 5 के मेरे भाई अभाज्य संख्या है। यहाँ पे कोई जरूरी है कि भाज्य संख्या होना चाहिए, कहीं पे अभाज्य संख्या होना चाहिए,
दोनों हो सकता है, नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन मेरे भाई एचसीएफ कितना होना चाहिए मेरे भाई, एक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा संख्या ले लीजिए दो गो जिसका एचसीएफ एक होगा, उसको कहेंगे क्या कहेंगे मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, जुड़वा आभाज्य संख्या के बारे में। छोटा छोटा टॉपिक है, अब हम समझते हैं जुड़वा आभाज्य संख्या के बारे में, यानी ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं क्या मेरे भाई, ट्विन प्राइम नंबर। आप सब ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा आभाज्य संख्या होता है क्या मेरे भाई। ठीक है, आप दो को कोई भी आभाज्य संख्या ले लीजिए, यहाँ पे अभाज्य संख्या होना चाहिए। पहली बात, यहाँ पे दो को कोई भी संख्या लीजिए जो कि दोनों ये और ये संख्या दोनों क्या होना चाहिए, आभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे कि हम लोग 3 और 5 ले लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, 3 और 5 क्या मेरे भाई, दोनों आभाज्य संख्या, 3 भी आभाज्य संख्या है, 5 भी आभाज्य संख्या है। और इसका अंतर मेरे भाई कितना होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब वैसी तो संख्या, वैसी तो अभाज्य संख्या मेरे भाई। इसका परिभाषा लिखिए, जल्दी से लिखिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, जल्दी से कॉपी निकाल के पेन पर लिखिए, चकाचक लिखिए मेरे भाई। वैसी तो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो उसको कहेंगे जुड़वा आभाज्य संख्या मेरे भाई। मतलब कोई भी दो संख्या ले लीजिए, नहीं कोई भी नहीं ले रहा है, दोनों आभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे सर 5 और 7 ले ले, 5 और 6 ले ले, सर 5 और 6 का अंतर कितना है मेरे भाई, 2 है। अंतर कितना मेरे भाई, 2 है। ठीक है, और ये दोनों 5 और 6 मेरे भाई क्या है, भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या है, दोनों सर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं सर, भाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों भाज्य संख्या, यहाँ पे तो दोनों अभाज्य होना चाहिए, यहाँ पे भाज्य होना चाहिए, यही लिए इसलिए गलत हो जाएगा। ये सही बात है कि गलत है मेरे भाई, गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम बात जब भी करेंगे दो अभाज्य संख्या की बात करेंगे और दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे कि ये नहीं, 3 और ये ले लेते मेरे भाई। ठीक है, 5 और 7 हो जाएगा, 7 और 9 की बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, 7 हो गया अभाज्य संख्या और 9 हो गया अभाज्य संख्या, 7 हो गया अभाज्य संख्या, 9 हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन यूज नहीं करेंगे, दोनों का अंतर 2 ही है मेरे भाई, बात समझ गए। बट यहाँ पे दोनों का अंतर 2 ही है, लेकिन दोनों संख्या, एक संख्या भाज्य एक संख्या अभाज्य है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें 7 और 5 की बात करें, या 5 और 7 बोलिए, 7 या 5 बोलिए, तो दोनों का अंतर देखिए मेरे भाई, 7 और 5 का अंतर देखिए मेरे भाई, तो 2 होगा, दोनों 7 और 5 के मेरे भाई अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा जुड़वा आभाज्य संख्या का, यानी ट्विन प्राइम नंबर का। ठीक है, अगर हम बात करें 11 और 13 की बात, तो ये होगा मेरे भाई, जल्दी से चेक करके बताइए, 13 और 11 क्या मेरे भाई, 13 और 11 क्या मेरे भाई, दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन मेरे भाई, दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, 13 में से 11 घटिए कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि दोनों कंडीशन यूज हो रहा है। मतलब आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिएगा, समरी में लिखना चाहिएगा, तो दोनों अभाज्य होना चाहिए, दोनों अभाज्य होना चाहिए मेरे भाई, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए मेरे भाई, दोनों अभाज्य संख्या। ठीक है, और दूसरी बात होना चाहिए दोनों का अंतर, दोनों का अंतर मेरे भाई, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए मेरे भाई, अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बात फिर पूरा हो जाएगा मेरे भाई, दोनों बात को मानेगा तो वो संख्या क्या होगा, जुड़वा आभाज्य संख्या का। अगर ये दोनों बात नहीं माना तो वो क्या होगा मेरे भाई, जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं छोटी छोटी सी टॉपिक समझ लेंगे। अब हम लोग जो सिलेबस में नहीं है, जो कि मास्टर पढ़ाता नहीं है, बच्चा में पढ़े होंगे, लेकिन उसका यूज करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम लोग 2-3 संख्या के बारे में मजेदार तरीके से समझेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, भिन्न संख्या मेरे भाई, दशमलव संख्या क्या पढ़ेंगे। तो ये 2 संख्या के बारे में हम बता रहे हैं मेरे भाई, जिसको जिसको समझना है मेरे भाई तो वो रुक जाइए, जिसको जिसको नहीं समझना है मेरे भाई जा सकते हैं। आप आपके लिए ये बेसिक 2 टर्म है, जो कि भाज्य संख्या, भिन्न संख्या और दशमलव संख्या, ये समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझिएगा तो भी चलेगा मेरे भाई। ठीक है, नहीं समझिएगा तो आगे जाके दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो जो जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भिन्न संख्या पर। अब हम लोग समझते हैं भिन्न संख्या के बारे में। जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़े होंगे 5 क्लास में, 4 क्लास में, तो ये 5 4 क्लास कैसे, 5 क्लास का 10 क्लास में पढ़ा रहे तो कोई बात नहीं मेरे भाई, जहां भी पढ़िए आप जो जो पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो वो बहुत ही हल्का चीज है, बहुत बेसिक बात है, थोड़ा समझ लीजिए। अगर समझ लीजिएगा तो फिर आगे में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई भिन्न संख्या। आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं मेरे भाई, क्या कहानी सुनाते हैं सुनिए। देखिए, आपके घर में आपके पापा एक मिठाई लाए, क्या लाए, एक मिठाई का डिब्बा नहीं, डेयरी मिल्क लाए। ठीक है, डेयरी मिल्क से ज्यादा अच्छा समझिएगा। ठीक है, डेयरी मिल्क देखे मेरे भाई, डेयरी मिल्क देखे है। ठीक है, ऐसे ही डेयरी मिल्क रहता है, बीच में डेयरी मिल्क लिखा रहता है ना, और इसमें सर टुकड़ा भी रहता है, सर टुकड़ा रहता है, और टुकड़ा कैसा रहता है मेरे भाई, बराबर होता है मेरे भाई। क्या होता है, बराबर होता है, हर टुकड़ा क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ज्यादा टुकड़ा वाला हम बना दिए है। ठीक है, लेकिन कम टुकड़ा वाला चलेगा, लेकिन समझिए। ठीक है, आपके पापा एक डेयरी मिल्क लाए, और उसमें कई टुकड़ा था मेरे भाई, डेयरी मिल्क था, एक पैकेट था मेरे भाई। आप पापा टुकड़ा लाए, आपके भाई भी देख लिया, लाए थे आपके लिए, आपका भाई भी देख लिया, छोटका भाई ने बड़का भाई। ठीक है, तो पापा बोले 2 टुकड़ा उसको भी दे दो। ठीक है, तो 2 टुकड़ा दे दो मेरे भाई। यहाँ से आप 2 टुकड़ा तोड़े, इतना तोड़े और इसको हटा दिए मेरे भाई, और इतना टुकड़ा आप खा लिए। आप बोलिएगा हम कितना खाए, अब हम कितना खाए, तो आप गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 टुकड़ा खाए आप।
आपके पास कितना टुकड़ा बचा, 8 टुकड़ा बचा। 2 टुकड़ा आपका भाई ले लिया जो कि यहाँ पे था बचा हुआ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे जो टुकड़ा बचा हुआ था तो वह आप लिए, ठीक है मेरे भाई। आप जो टुकड़ा 2 टुकड़ा बचा तो आप लिए। अब हम लोग समझने लगे कि मैथ की दुनिया में आइए, आप सोचने लगे कि अब हम इसको मैथ में कैसे बताएंगे। हम 8 टुकड़ा खा लिए तो इसको मैथ में कैसे बताएं कि सर हम इतना टुकड़ा खाए। मैथ के मास्टर पास यानी मेरे पास है, सर हम पापा एगो डेयरी मिल्क लाए थे जिसमें से हमने इतना खा लिया, यानी कि इतना खा लिया, इतना नहीं खाए, इतना भाई को दे दिए, इतना नहीं दिए, ठीक है। तो ये बात बताने के लिए आपने संख्या का, जिस संख्या का यूज किया मेरे भाई, उसी को कहते हैं भिन्न संख्या मेरे भाई। क्या सुने मेरे भाई, जो भी संख्या आप लोग किसी चीज को, टुकड़े को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं मेरे भाई, उसी को कहते हैं भिन्न संख्या। परिभाषा लिखिएगा मेरे भाई, किसी संख्या के टुकड़े को दर्शाने के लिए क्या किस संख्या का यूज करते हैं मेरे भाई, भिन्न संख्या का यूज करते हैं। अब भिन्न संख्या का परिभाषा आपको बता देते हैं। वैसी संख्या, पहले उससे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये टुकड़ा को आप कैसे दर्शाइएगा। आप बोलिएगा सर हम इतना टुकड़ा खा लिए, नहीं खाए, अपने भाई को दे दिए, अपने भाई को इतना टुकड़ा नहीं दिए, ठीक है, 8 टुकड़ा नहीं दिए, 2 टुकड़ा दिए, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको कैसे दर्शाइएगा आप, इसको कैसे बताइएगा। तो अब इसको समझिए। देखिए पहले कोई भी चीज को दर्शाना है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिएगा। क्या लिखिएगा मेरे भाई, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिएगा। और P में क्या लिखिएगा मेरे भाई, P को बोलते हैं अंश मेरे भाई, इसको कहते हैं अंश, ठीक है। आप लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़िएगा या 3 पढ़िएगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में अंश और हर के बारे में सुनिएगा, तो वहां पे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। वहां पे अंश और हर में नहीं समझिए, वहां पे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। कोई भी P अपन Q के फॉर्म में लिखा है कोई भी संख्या, तो वो कैसी संख्या होगा मेरे भाई, वो कोई भी चीज को दर्शा रहेगा तो भिन्न संख्या होगा, ठीक है मेरे भाई। और P क्या, P हम लोग कैसे लिखेंगे सर ये बताइए। तो 8 जितना भाग होगा, चॉकलेट में क्या भाग था मेरे भाई, 10 भाग था, 10 भाग था मेरे भाई, 10 को नीचे लिखेंगे, यानी टोटल भाग जितना रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। और जितना भाग आपसे पूछे कितना भाग आप खाए, तो 8 भाग लिए मेरे भाई। अगर नहीं लिए ऊपर दिखाएंगे, लेकिन जितना भाग टोटल रहेगा उसको दिखाएंगे नीचे मेरे भाई। कोई भी चीज का टोटल पार्ट को नीचे दिखाएंगे, और जितना भी आप लिए, नहीं दिए, ठीक है, उसको क्या दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे। यानी P में क्या दिखाइएगा, अंश में क्या दिखाइएगा मेरे भाई, कोई भी भाग को दिखाइएगा, भाग को दिखाइएगा, कोई भी भाग को दिखाइएगा। हर में क्या दिखाइएगा मेरे भाई, टोटल भाग दिखाइएगा, यानी टोटल पार्ट दिखाइएगा, ठीक है मेरे भाई। टोटल पार्ट आप लोग कहां दिखाइएगा, हर में दिखाइएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, ये चीज है मेरे भाई, इसमें आप एक टुकड़ा ले लिए मेरे भाई, एक टुकड़ा ले लिए, ठीक है। ये बिस्कुट था, चकोर बिस्कुट था, जिसमें से एक टुकड़ा आप ले लिए। तो आप लोग बताइएगा सर हम इसमें कितना टुकड़ा लिए, तो एक टुकड़ा लिए। तो आप बोलिएगा सर हम आपका बिस्कुट में से एक टुकड़ा ले लिए। आप बोलिएगा संख्या में बताओ। अब हम पूछ रहे, हम मैथ के मास्टर हैं, तो हम पूछे संख्या में बताओ। सर संख्या में बताए तो सर इसमें टोटल भाग कितना है, 4 भाग है। सर 4 को नीचे लिख देंगे। और कितना भाग लिए सर, 1 भाग लिए, यानी सर 1/4 लिए। सर आपके बिस्कुट में से 1/4 हिस्सा हम ले लिए। कितना लिए सर, 1/4 हिस्सा हम ले लिए आपके बिस्कुट में। मतलब कोई भी संख्या को दर्शाने के लिए जिस संख्या का उपयोग करते हैं उसी को भिन्न संख्या कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें, वैसी संख्या, इसको थोड़ा परिभाषा समझिएगा, थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। वैसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म के रूप में, फॉर्म को बोलते हैं रूप में भाई, ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं तथा P तथा Q क्या होना चाहिए मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी गिनती वाली संख्या मेरे भाई। P तथा Q क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या हो मेरे भाई। क्या लिखे हम परिभाषा, वैसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तथा P और Q प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, हो, उसको क्या कहेंगे मेरे भाई, भिन्न संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तथा P और Q क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी संख्या लिखेगा, जैसे 5/6 लिखेगा, यानी कोई भी चीज का 6 भाग होगा, जिसमें से 5 भाग आप दर्शा दे रहे हैं, उसमें से ये दोनों जो संख्या होगा मेरे भाई, ये दोनों संख्या होगा, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, गिनती वाली संख्या होना चाहिए। गिनती यानी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, डायरेक्टली देते हैं, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए मेरे भाई। और प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 वाली मेरे भाई, ठीक है। ये सब हम बात पहली वाले लेक्चर में किए थे, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, इसी को कहते हैं भिन्न संख्या मेरे भाई। परिभाषा जैसे भी लिख सकते हैं। आपको परिभाषा पूछेगा नहीं मेरे भाई, कभी भी पढ़िएगा तो आप लोग समझ के पढ़िएगा। यहाँ पे जो डायग्राम बनाए थे उस डायग्राम को पहले लिख लीजिएगा, पीछे पॉज करके पीछे जाके लिख लीजिएगा। और मेरे भाई यहाँ पे आपको एक बात और बताते हैं, P अपन Q बता दिए थे, यहाँ पे नोट में लिखिएगा। तो P को कहते हैं मेरे भाई अंश, लिख लीजिएगा मेरे भाई, नोट के लिए दिखा रहे हैं मेरे भाई। और Q को बोलते हैं हर, ठीक है। अंश में क्या दिखाते हैं, कोई भी भाग को दिखाते हैं, मेरे भाई। और कोई भाग को दिखाते हैं, हर में क्या दिखाते हैं, टोटल भाग दिखाते हैं मेरे भाई, टोटल भाग दिखाते हैं मेरे भाई, ठीक है। कोई भी चीज का टोटल भाग होगा उसको नीचे दिखाएंगे, और जितना भाग लिया नहीं, कोई भी भाग रहा तो उसको ऊपर दिखाएंगे। इतना बात रहा मेरे भाई भिन्न संख्या के बारे में। अब हम लोग समझते हैं दशमलव संख्या।
अब मेरे भाई हम लोग समझते हैं दशमलव संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। तो दशमलव संख्या कहते हैं किसको है, देखिए कोई भी संख्या को पॉइंट के रूप में यानी कि दशमलव के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है मेरे भाई, दशमलव संख्या कहलाता है। अब इसका हम परिभाषा नहीं समझाएंगे, इसकी बात कहीं नहीं करनी है मेरे भाई, इसका यूज नहीं करना है, लेकिन इससे हम लोग रिलेटेड यानी दशमलव संख्या का प्रसार रूप हम लोग देखेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, उसको देखेंगे अच्छे तरीके से, दशमलव संख्या के प्रकार के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले बात, जो भी संख्या को हम लोग पॉइंट के रूप में जैसे कि 2.45 लिखते हैं ना मेरे भाई, तो इसको कैसी संख्या कहते हैं मेरे भाई, दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, दशमलव संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या को पॉइंट के रूप में लिखते हैं ना, तो उसी को दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 4.560 ऐसे करके कोई भी संख्या लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, दशमलव संख्या हो जाएगा। इसको कहते हैं पॉइंट यानी कि डेसिमल कहते हैं इंग्लिश में, यानी दशमलव कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, दशमलव कहते हैं। और इधर वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या रहता है, इधर जो भी रहेगा तो वो रहेगा मेरे भाई इंटीजर रहेगा, ठीक है, और इधर भी रहेगा जो इधर रहता है, इसको कहते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये सब बेसिक बात है, इसको नहीं समझिएगा तो भी चलेगा। आप लोग जो सुने उसको कान से निकाल के दूर कर दीजिए, दिमाग से दूर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लीजिए खाली कि कोई भी संख्या दशमलव में कब रहेगा, कोई भी संख्या पॉइंट में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे मेरे भाई, डेसिमल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, डेसिमल नंबर कहेंगे, ठीक है। आप लोग अब हम ये समझते हैं कि दशमलव संख्या का प्रकार, ठीक है, कोई भी संख्या दशमलव में है तो वो किस किस प्रकार के रूप में रह सकता है, इसको समझेंगे, ठीक है। तो दशमलव संख्या के प्रसार या प्रकार समझिए। तो दशमलव संख्या का प्रसार की बात करें मेरे भाई, तो दशमलव संख्या का प्रसार की बात करें तो या रूप की बात करें तो दो तरीका से होता है। एक होता है मेरे भाई शांत होता है, एक होता है अशांत होता है। अब शांत कौन होता है, अशांत कौन होता है, इसको समझते हैं। कोई भी संख्या लिखा हुआ है जिसका दशमलव के बाद संख्या का अंक सीमित रहे तो उसको कहते हैं शांत, अंक सीमित नहीं रहे तो अशांत। जैसे सर एग्जाम्पल से समझाइए, एग्जाम्पल से बात करें 24.5, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हो गया, दशमलव के बाद संख्या कितनी है मेरे भाई, अंक है वो क्या है, एक ही है। इसके बाद देखिए मेरे भाई, देखिए दशमलव के बाद संख्या कितनी है मेरे भाई, 3 को है। यानी कि ये जितनी भी संख्या होगी जो कि दशमलव की संख्या के बाद सीमित होगी, यानी कि जो भी होगा, जो फिनाइट डिफिन होगा, मतलब जितना भी होगा उसको हम लोग गिन सकते हैं, बता सकते हैं इतना संख्या है। यानी कि आप यहाँ पे पॉइंट के बाद आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 अंक है, 3 अंक है, 5 अंक है, 10 अंक है, 50 अंक है, तो इतना बता सकते हो, उसी को कहते हैं मेरे भाई शांत दशमलव, शांत संख्या, दशमलव की शांत रूप नहीं मेरे भाई, तो इसको कहते हैं शांत। और जो भाई मेरे भाई दशमलव के बाद शांत नहीं रहता, जैसे कि 2.5433333333 करते 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 जिंदगी भर आप लोग कभी भी डिवाइड करते रहिए, दशमलव लिखते रहिए, ये जिंदगी भर आपकी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन इसको करते 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 आप लोग कभी बता नहीं सकते कि दशमलव के बाद इतनी संख्या है। यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, उसी को कहेंगे मेरे भाई आसान, ठीक है मेरे भाई। क्या कहते हैं मेरे भाई, आसान कहते हैं। शांत क्या हो जाएगा मेरे भाई, दशमलव के बाद क्या होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी, शांत होगी, सीमित होगी। और अंकों के दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होगी, सीमित नहीं होगी, इसको कहेंगे अशांत। जो सीमित होगा शांत, जो नहीं होगा अशांत, जो होगा शांत, जो नहीं होगा अशांत। क्या नहीं होगा, दशमलव के बाद अंकों की संख्या होगी जो शांत कहलाएगा, सीमित रहेगा, शांत कहलाएगा, नहीं होगा अशांत कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये बात हो गया। आप देखिए मेरे भाई, शांत जो है तो शांति रहेगा, अशांत दो तरीका से रहता है मेरे भाई। अंकों की बात जो संख्या होता है मेरे भाई, जैसे कि अगर हम बात कर ले, इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बात करते हैं 7.4.321 ऐसे करके मेरे भाई। मतलब यहाँ पे आप देखिए कोई भी संख्या है जो कि दशमलव यहाँ पे आया, यहाँ पे इसके बाद संख्या क्या हो गया, रिपीट होते जा रहा है। और यहाँ पे आया मेरे भाई 321 आया, 0 आया, 3214 आ गया, 3215 आ गया, 3126 आ गया मेरे भाई, ऐसे करके मतलब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा है। एक जैसा संख्या कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसा रिपीट हो रहा था, एक जैसा रिपीट हो रहा था, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे कि अगर हम बात करें 4.5 ऐसे बात करते हैं 8.84.03210 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है, लेकिन एक तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 आया था, 3 2 1 आया, 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 गया, 1 2 3 4 5 1 8 9 तक गया, फिर उसके बाद अलग जा रहा है, फिर उसके बाद अलग जा रहा है। यानी कि अशांत क्या हो रहा है मेरे भाई, अलग अलग तरीके से जा रहा है। इसीलिए अशांत को दो भाग में बांट दिए। क्या कि मेरे भाई दो भाग में बांटे, कैसे भागे देखिए मेरे भाई। अशांत का आप लोग एग्जांपल लिख लेते, ये दोनों क्योंकि जो भी लिखेगा बाद में बताएंगे। फिर अशांत दो होता है, दो तरीके से होता है। अशांत दो तरीके से होता है, एक होता है मेरे भाई आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती कहते हैं उसको, अशांत आवर्ती, यानी कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या बार बार रिपीट होगा, ठीक है। एक होगा मेरे भाई नॉट रिपीट होगा, जिसको अशांत अनावर्ती कहते हैं मेरे भाई, अशांत अनावर्ती कहते हैं,
अशांत अनावर्ती कहते हैं भाई। अशांत आवर्ती की बात करें, अशांत अनावर्ती की बात करते हैं तो अशांत आवर्ती की बात करें मेरे भाई, तो जैसे कि 3.231 1 2 करते करते रिपीट होगा। जहां भी रिपीट होगा संख्या, जैसे कि यहां से रिपीट होना शुरू किया मेरे भाई, यहां से इस सब संख्या था अलग, लेकिन इसके बाद रिपीट होना शुरू किया तो मेरे भाई दोनों संख्या एक ही जैसा रिपीट हो रहा है। कोई भी संख्या हो रहा है रिपीट तो एक ही जैसा रिपीट हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कहेंगे आसान। जैसे कि बात करें 3.333333333 करते करते सब जगह क्या होगा मेरे भाई, 3 रिपीट हो रहा है। मतलब ये आसान है। यहाँ पे क्या मेरे भाई, ये जाते रहा, सीमित नहीं है, लेकिन बट इसमें क्या हो रहा है मेरे भाई, संख्या रिपीट हो रहा है। जैसे कि 3 रिपीट बार बार हो रहा है मेरे भाई, तो 3 हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मेरे भाई, इसको ऐसे लिखते हैं, जो संख्या रिपीट होता है ना मेरे भाई, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देता है। इसको कैसे बार लगाएंगे, तो 3.2311012, मतलब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है मेरे भाई, 1 2 हो रहा है, तो 1 2 के ऊपर बार लगा देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कोई भी संख्या 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो इससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 5.4444 ऐसे करके जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 5.4 ऊपर में बार, यानी कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब लोग दूसरा की बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आसान है लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। जैसे कि बात करें 1.0101 00001 ऐसे करके जा रहा है। यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है बताइए। तो यहाँ पे 10 आया, 10001 आ गया, 0001 आ गया, 00001 आ गया, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा, तो इसी को कहेंगे अशांत आवर्ती। और एक बात बताते थे जो बाद में भी बताएंगे मेरे भाई, शांत और अशांत आवर्ती मेरे भाई, ये दोनों क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आप परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अशांत आवर्ती की बात करें तो ये अशांत आवर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है मेरे भाई, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती और शांत क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इतना बात आप लोग समझ लीजिए मेरे भाई। अगर नहीं समझे तो मेरे भाई धीरे पॉज करिए, फिर उसके बाद देखिए, पॉज कीजिए, पीछे देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, समझ में आएगा। जो बेसिक बात है एक बार समझ से रिपीट कर देते हैं। 2 मिनट में हम लोग पूरी बात कर लेंगे, जितना 40-45 मिनट में जो भी पढ़े, 50 मिनट में जो भी पढ़े उसको रिपीट कर देते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर कोई भी संख्या के बारे में, आज हम लोग किसके बारे में बात की, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 होगा उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करके जा रहा है, ठीक। अब भाज्य संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। अब गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में बता दिए, ठीक है। गुणा के रूप में, टुकड़े के रूप में लिखिए, जो संख्या आएगा उसको कहते हैं गुणनखंड, या कोई भी संख्या उस संख्या से भाग होगा उसको कहेंगे उस संख्या का गुणनखंड, ठीक है। और इस सब के बारे में पीछे से बात करिए। फिर उसके बाद हम लोग समझे अभाज्य संख्या, वैसी 2 संख्या जिसका गुणनखंड, जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए मेरे भाई, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए मेरे भाई। कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका गुणनखंड 1 होगा उसको क्या कहेंगे, 1 होगा क्या कहेंगे मेरे भाई, अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पे दोनों संख्या भाज्य संख्या भी हो सकता है, अभाज्य संख्या भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ हो, हमको उससे डिफरेंट, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब कोई भी 2 को संख्या ले लीजिए जिसका एचसीएफ 1 होगा उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। और दूसरा तीसरा संख्या, चौथा संख्या पर मेरे भाई जुड़वा अभाज्य संख्या। अब इस 2 को ऐसा अभाज्य संख्या लीजिए जिसका अंतर क्या होना चाहिए मेरे भाई, जिसका अंतर कितना होना चाहिए मेरे भाई, 2 होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते 3 और 5 की, ठीक है, 5 और 7 की, ठीक है मेरे भाई। ऐसे करके इसका देखिएगा 2 और 3 और 5 में दोनों अभाज्य संख्या है, और 3 और 5 का मेरे भाई अंतर कितना मेरे भाई, 2 है। फिर उसके बाद हमने ये सब बात किया, फिर उसके बाद हमने बात किया भिन्न संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और P और Q होता है क्या मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या होता है, उसी को कहते हैं भिन्न संख्या। इसको ऐसे भी बता सकते हैं, कोई भी संख्या हो गया वैसी संख्या जिसको हम लोग किसी संख्या के भाग या हिस्से को दर्शाना हो, किसी चीज या संख्या के हिस्से को दर्शाने के लिए जो संख्या का यूज करते हैं उसको कहते हैं भिन्न संख्या मेरे भाई। जैसे कि 3/2, 2/3, 5/6, ठीक है मेरे भाई। भिन्न संख्या भी बहुत प्रकार का होता है, बेसिक बात है, जो हमको यूज करना है वही के बारे में बात की, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दशमलव संख्या की बात करते हैं। दशमलव संख्या हो गया मेरे भाई, तो दशमलव संख्या के जो पॉइंट में रहता है उसको कहते हैं दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या भी 2 तरह की होता है, एक शांत संख्या होता है, एक अशांत होता है। अशांत किसे कहते हैं, जैसे कि 3.25, यानी कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होता है, सीमित होता है। अंकों की दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होना चाहिए, सीमित नहीं होगा, तो उसको कहेंगे अशांत। अशांत भी 2 तरह से होता है। अशांत होता है कि दशमलव के बाद अपरिमित है, मतलब उसको सीमित नहीं है, लेकिन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि 3.333333, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, दोनों संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, अशांत है, तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। और अगर दशमलव के बाद संख्या अपरिमित है लेकिन अशांति है मेरे भाई, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे मेरे भाई,
बार बार रिपीट नहीं होगा, आसान पदावली कहेंगे। तो मतलब इस क्लास में हमने इतना ही कुछ पढ़ा है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से। 3 मिनट में लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट में हम बताए हैं, लेकिन इसको हमने लगभग 30 से 40, 45, 50 मिनट के लगभग में बताया है। तो मतलब कुछ खास होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में।